जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है 5G क्लासेस पर। और आप सभी बेहतर होंगे, अपनी स्टडी भी ठीक कर रहे होंगे। सबको खुश रहिए। लॉकडाउन फेज़ 5 या अनलॉक 01 कल से शुरू हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है और आप अच्छे से मेहनत करिए। चलें, एक क्वेश्चन है कि एक डाउट था, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सर अभी नहा कर आए। चले, दैट वाज आरबीआई and function of RBI, and second function of RBI was monetary policy issued by RBI। मौद्रिक नीति RBI के द्वारा जारी की जाती है। सर थोड़ा आप पीसीएस लेवल तक समझा दीजिए ना। पीसीएस के पेपर उठा के देखना जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाए तो, और वो ना हो पाए तो बताना। मैं होशंगाबाद में तो पेपर बनता है, प्रिंटिंग प्रेस तो मैसूर में बता रहे हैं नेट पे। ग्रेसम लॉ गूगल में किया है। अरे निकम्मे, जितना बताएं उतना करते रहो, नेट पे भरोसा कम करो। तो नेट ही पे कर लो। फिर हम आपको आज जो नोट्स देंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज, आप उसको पढ़िएगा और आप पीसीएस के आईएएस में जाइएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। 35 पेज का बनाया सिर्फ बैंकिंग का नोट्स बस, लेकिन वो इसलिए दिया गया है ताकि आप बहुत हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाइए। हमने वहाँ तक ये भी लिख दिया नोटों का डायमेंशन क्या है, नोटों का कलर क्या है, साइज़ क्या है, तो आप उसकी टेंशन न लें। बस हम जितना बताएं उस पर कोशिश करें सीखने का, समझने का। 1 रुपये का नोट कितना मिनिमम प्रिंट करना होगा, अभी ऐसा फालतू क्वेश्चन पे नहीं जाइए। अब जो पढ़ा रहे वो सीखिए। तो ये मैंने बताया कि नोट कितना प्रिंट होता है, कि 1 का नोट कितना प्रिंट होना पड़ेगा, उसको छोड़ो और यहाँ पे आ जाओ। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति क्या होती है? तो लिखना है मॉनेटरी पॉलिसी is the part of financial policy। मौद्रिक नीति वित्तीय नीति का अंग है। इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। वित्तीय नीति का अंग है। अब क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होती है, तो पॉइंट लिखना है, फाइनेंशियल पॉलिसी included 3 policies। वित्तीय नीति में 3 नीतियां शामिल हैं। इंक्लूडेड 3 पॉलिसी, 3 नीतियां शामिल हैं।
वन इज द फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, सेकेंड इज द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, एंड थर्ड इज द ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। तो ये भी एग्जाम में आता है कि फाइनेंशियल पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी नहीं है, तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में हम आपको दे सकते हैं। कह रहे हैं थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है, अभी अगली बार जब लिखेंगे तो बड़ा लिख देंगे। अब मेरे बच्चों, प्रश्न है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, प्रश्न है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, प्रश्न है कि ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। तो एक एक करके इन पॉलिसीज को सीखते हैं। पहला आते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर ही है। अभी आपको बेसिक सिखा देते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो जाए। जो देश मेरे बच्चों ये तीनों पॉलिसी अच्छे से बना लेते हैं, वो देश उतना ही आगे निकल जाते हैं, उतना ही आगे निकल जाता है। कैसे? तो जिसको हम सामान्य बोलचाल में मेरे बच्चों बजट कहते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। बजट में क्या होता है? तो बजट में मेरे दोस्तों गवर्नमेंट की रिसीविंग एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। सरकार की प्राप्ति और सरकार के व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। अब प्राप्ति में क्या आएगा? टैक्स, कर, फी, शुल्क, फाइन, लोन, ये सारा का सारा क्या होता है हमारा? रिसीविंग। एक्सपेंडिचर में हम जो कुछ भी जान रहे हैं, सरकारें जो अपने देश के विकास समृद्धि के लिए जो भी कुछ भी कर रही हैं, वो सारा का सारा किस में जाता है? एक्सपेंडिचर में। जैसे हम डालते हैं मनरेगा पर खर्चा, सैलरी पर खर्चा। तो मैंने क्या कहा, जिसको हम सामान्य बोलचाल में बजट कहते हैं, इकोनॉमिक्स उसी को फिस्कल पॉलिसी कहता है। तो हम लिख सकते हैं फिस्कल पॉलिसी इंक्लूडेड गवर्नमेंट रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर। राजकोषीय नीति में सरकार के व्यय और प्राप्ति को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टैक्स, कर, फी, शुल्क, फाइन, लोन, एक्सेट्रा इत्यादि। अब साथियों प्रश्न है कि बजट कौन लाता है? तो आप सबको पता होगा कि बजट कौन लाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर के आती है, वित्त मंत्रालय लेकर के आते हैं। तो ये हम एग्जाम में पूछेंगे फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी कितने दिन बाद आता है? तो आप सभी जानते हैं कि बजट कितने दिन बाद आता है। कितने दिन बाद आता है बजट दोस्तों? तो बजट आता है एनुअल बेसिस पर। तो हमने क्या कहा? बजट फिस्कल पॉलिसी रिप्रेजेंटेड बाय एनुअल मेथड, यह वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो तीन बातें हमने आपको यहाँ सिखाई। तीनों बातें में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। तो मैंने कहा फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विथ रिसीविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। राजकोषीय नीति में सरकार के प्राप्ति एवं व्यय को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, फिर हमने कहा फिस्कल पॉलिसी कौन लाता है? तो मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर के आती है। और दूसरा हमने कहा फिस्कल पॉलिसी कितने दिनों पे आते हैं? तो मैंने कहा एनुअल मेथड पे आता है।
अब आते हैं ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति क्या होता है। यहां से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो अभी हम एक बार क्लियर करेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं ट्रेड पॉलिसी क्या होता है। तो ट्रेड पॉलिसी इज रिलेटेड विथ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसमें निर्यात एवं आयात को प्रदर्शित किया जाता है। पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, निर्यात एवं आयात को प्रदर्शित किया जाता है। जिस पॉलिसी में सरकारें अपने एक्सपोर्ट के टारगेट को इंपोर्ट के टारगेट को डिसाइड करती हैं, उस पॉलिसी का नाम है ट्रेड पॉलिसी। दूसरा एक कौन लाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसे वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। व्यापार मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और साथियों दूसरा, कितने कितने दिनों पर प्रस्तुत करते हैं, तो यह हम रिप्रेजेंट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। जैसे अभी जो चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक चल रहा है। तो ये तो हुआ सिंपल एग्जाम के पॉइंट व्यू से। हम जब इस पर क्विज करवाएंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, जैसे ऐसे बोलेगा कि सरकार अपने घाटे को कम करना चाहती है। गवर्नमेंट वांट टू डिक्रीज देयर डेफिसिट। तो किस पॉलिसी में काम करे बताओ। तो सरकार घाटा कम करना चाहती है अपना, तो उसको ट्रेड पॉलिसी पे काम करना है, फिस्कल पॉलिसी पे काम करना है, घाटा कम करना है, डेफिसिट। जल्दी बताइए, फिस्कल पॉलिसी पर या ट्रेड पॉलिसी पर? नहीं। तो सरकार को यदि घाटा कम करना है तो क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर कम करना होगा। तो एक्सपेंडिचर किसका पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आया, चलिए मैक्सिमम लोगों का ठीक है, कुछ लोगों ने कहा दोनों, आगे देखेंगे इस पॉइंट को। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। ये पहले आईएएस में आया और अभी कई बार एसएससी में आ गया है, सोच समझ के बताइएगा। कस्टम ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ, सीमा शुल्क किस नीति का हिस्सा है? सीमा शुल्क क्या होता है? तो जब कोई देश इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उस पर लगने वाले टैक्स को सीमा शुल्क कहते हैं। तो अब आप सबको बताना है कस्टम ड्यूटी इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी, दो ही में बताना है। अभी तो सबसे आसान ये है, जल्दी बताइए। फिस्कल पॉलिसी किस पार्ट, कस्टम ड्यूटी किस पार्ट का हिस्सा होगा, ट्रेड पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी? ट्रेड ट्रेड ट्रेड, फिस्कल 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 फिस्कल, ट्रेड ट्रेड फिस्कल। चलो मिला जुला आंसर आ रहा है। अब मेरे बच्चों हमने क्या कहा था, किसी भी टैक्स की बात होगी तो किसका पार्ट होगा, फिस्कल पॉलिसी। और कस्टम ड्यूटी भी तो टैक्स ही है,
जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो बच्चा ये जानेगा कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, तो तुरंत उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये तो ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन हमने तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड यूज ही नहीं किया, हमने तो कहा कस्टम ड्यूटी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा। टैक्स कोई सा भी आए, लोन कोई सा भी आए, चाहे वो ट्रेड करने के लिए लाया जाए, वो सब किसका पार्ट होगा? फिस्कल पॉलिसी का। तो क्या मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बेसिक डिफरेंस समझ गए? फिस्कल पॉलिसी अपने आप में एक चैप्टर है, दैट इज बजट। ये हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे। बजट पूरा हमें लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ना है, उसकी टेंशन नहीं पालना है। सर मुझे पता था क्योंकि ये टैक्स है, यस। तो मेरे बच्चों, हमने क्या सीखा अभी तक? 2 बातें सीखी हैं। ट्रेड पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है। ट्रेड पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या बेसिक डिफरेंस है? क्या इन दोनों के डिफरेंस को आप समझ गए? कस्टम ड्यूटी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लगता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी नहीं लगता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही लगता है। लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा? ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी या फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी? वो फिस्कल पॉलिसी के तहत डिसाइड होगा या ट्रेड पॉलिसी के तहत? ये क्वेश्चन है। लगता है कि इसमें तो बात की बात है। अब है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। चलो, अब हमें डिटेल सीखना है मॉनेटरी पॉलिसी। आज पूरी क्लास हमारी 1.5-2 घंटे इसी पे जानी है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति क्या होती है? हेलो जी, सर कल कॉल कर लीजिए ना, 10 बजे के बाद कल दिन में। अभी हम क्लास में हैं, दिक्कत ये है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो कल बहुत सारे क्वेश्चन के हमने जवाब आपको दे दिए थे, और अब बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आज देंगे। जैसे, क्या सरकार कितने में नोट छाप सकती है? अभी ज़्यादा 6 नोट छाप देंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपने देखा था कि सबसे बड़े बड़े नोट किसने छापे थे? जिम्बाब्वे ने, और जिम्बाब्वे बर्बाद हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार काफ़ी तेज़ी से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम करती चली जा रही है। उसका पर्पज़ क्या है? वो चाह रहे हैं मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा कि आज दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से 7,000 करोड़ रुपए की डिमांड की है कि अगले 2 महीने तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाएँ। उसमें उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ उनके पास हैं, 5,000 करोड़ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो क्या सरकारें कितना भी नोट छाप सकती हैं? सरकारें नोट कैसे छापती हैं? तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को आज और हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हमने कहा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कितने दिनों पर? तो रिप्रेजेंटेड बाई मंथली मेथड। इसे प्रत्येक 2 माह पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक 2 माह पर प्रस्तुत करते हैं। बाई मंथली मेथड, प्रत्येक 2 माह पर। ये भी क्वेश्चन आता रहता है। अब मेन है कि ये होता क्या है? कह रहे हैं दिल्ली के पास पैसा नहीं तो बाकी स्टेट का क्या होगा?
मैंने आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी टॉपिक पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि यदि सब ठीक नहीं रहा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये व्यापार क्यों शुरू कर रहे हैं? शराबें बेचना क्यों शुरू किया गया? सरकारें पागल थोड़ी नहीं हैं, हमसे आपसे ज़्यादा समझदार हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो इस चीज़ के लिए सरकारों को ये सब करना पड़ रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। तो अब प्रश्न है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ मनी फ्लो इन मार्केट। बाजार में मुद्रा का प्रवाह। कितना किया जाए उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट। बाजार में मुद्रा का प्रवाह। यदि मनी ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है, आगे सिखाएंगे एक टॉपिक। महंगाई आ जाती है और कम मनी होता है मार्केट में तो डिफ्लेशन हो जाता है, जिस दौर से भी हम गुजर रहे हैं। और यही जब लंबे समय तक चलता है तो रिसेशन हो जाता है, और जब और लंबे समय तक चलता है तो डिप्रेशन हो जाता है। ये हम टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन टॉपिक में। अभी के लिए मनी के फ्लो को डिसाइड करने वाली पॉलिसी का नाम ही है मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा था, जो देश तीनों पॉलिसी को अच्छे से कर जाते हैं वो देश आगे निकल जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी, कितना नोट बनाएं, ट्रेड पॉलिसी, कितना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें कि देश की जरूरतों में दिक्कत ना हो, मार्केट में कितना मनी का फ्लो किया जाए। कोई ज़्यादा करेंगे तब दिक्कत होगी, कम करेंगे तब दिक्कत होगी। तो दो बातें हमने सीखी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है, कितने दिनों पर जारी करता है और इसका मतलब क्या है। तो हमने कहा मार्केट में मनी के फ्लो को डिसाइड करने वाली पॉलिसी का नाम मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ड को आप समझ पाए होंगे। तो तीनों पॉलिसी आपको याद रहेगा। सर एक्स कितना पहले स्टार्ट हुआ है? इंडिया की कौन सी पॉलिसी बढ़िया है सर? अंकित आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। कितना टाइम पहले स्टार्ट हुआ? कौन सी पॉलिसी बढ़िया है सर? सारी पॉलिसी बढ़िया है। ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किस पॉलिसी को अच्छा माने किस को नहीं माने? तीनों की जरूरत है। नीति आयोग लाने के पीछे एक बड़ा कारण इन्हीं तीनों पॉलिसी का डिस्टर्बेंस होना था। नीति आयोग आएगा तो थोड़ा सा और इस पर एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये एक बहुत सारी पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। आपके टीचर कैसे हैं, आप किस बुक के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपका स्टडी आईक्यू लेवल क्या है। तो अब ये डिसाइड करना कि कौन सा तीनों में बढ़िया है, ये अपने आप में एक असंभव और मुश्किल काम है। तीनों को लेके साथ बैलेंस करके चलना होता है। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुआ? क्लास स्टार्ट हुआ 6:30 बजे। डेली 6:30 बजे ही स्टार्ट होता है। चलिए, अब मनी कौन बनाता है? तो हमने सीख लिया है कि मनी बनाती है आरबीआई। अब आरबीआई जब मनी बनाते हैं तो हम तक आप तक कैसे पहुंचाते हैं? क्या आरबीआई मार्केट में खड़े करके हमें आपको लाइन लगा करके पैसे दे देते हैं? तो जवाब है नहीं। आरबीआई ये पैसा बैंक को देते हैं और बैंक हमें आपको देता है।
मनी हम तक आप तक आता है, बैंक हमें आपको देता है, और ये साइकिल चलता रहता है। और बैंक इससे के बदले में हमें आपसे इंटरेस्ट रेट लेता है, ब्याज दर, जिस दर पर हमें पैसे उपलब्ध करवाता है। क्या लगता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा है तो बैंक से कुछ पैसा लेता होगा, नहीं लेता होगा? लेता होगा। तो जिस रेट पे देता है उस रेट का नाम है बैंक रेट, बैंक दर। क्या ये बात क्लियर है? आरबीआई बैंकों को एक बिजनेस जनरेट करा रहा है और इसका बेसिक पर्पस हमारे आप तक मार्केट में मनी के फ्लो को डिसाइड करना है। और आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को पैसे देते हैं उस रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना आप कि बैंक रेट ज़्यादा होगा या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। एट प्रेजेंट बैंक रेट ज़्यादा होगा या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा? चलो एक पॉइंट और देखो, यदि आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा देगा तो बैंक को इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो लोग बैंक से पैसा कम लेंगे, तो मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा। ये आप सबने ये कहा कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, गुड, क्योंकि बैंक को पैसा भी कमाना है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है, अपने बिल्डिंग का रेंट भी देना है, बिजनेस भी कमाना है। तो जिस रेट पे देते हैं उससे ज़्यादा रेट पे बैंक आगे देगा तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। तो हमने सीखा कि इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होगा बैंक रेट से, या ज़्यादा ज़्यादा इक्वल हो सकता है। यदि हम चाहें कि चलो जी हम तो कुछ नहीं कमाएंगे, जिस रेट पे आ रहा है वही दे देते हैं। दूसरा, यदि आरबीआई बैंक रेट को कम कर दे तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो मार्केट में लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, तो मार्केट में पैसे का प्रवाह बढ़ेगा। तो हमने क्या सीखा? बैंक रेट और मनी के फ्लो में अपोजिट रिलेशन है। आजकल आप देख रहे होंगे जो प्रेजेंट सिनारियो है, सरकार बैंक रेट को कम कर रही है। क्या प्रेजेंट बैंक रेट है मेरे बच्चों? अभी इसी अगर इक्वल रहेगा तो सर सैलरी और मेंटेनेंस कहाँ से पूरा करेंगे? मैंने कहा एक वर्स्ट कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आप आए हमारे पास एडमिशन के लिए, हमने कहा कि जी 9,000 रुपये लेंगे। आपने कहा सर नहीं 9 नहीं, हम तो गरीब हैं, हम तो प्रॉब्लम में हैं। तो हमने जोड़ कर देखा कि जी हमारा खर्चा आ रहा है 8,000 रुपये। तो हमने कहा जी 8 तो देना पड़ेगा, तो वो हम इक्वल रख सकते हैं। लेकिन अब ये कहे नहीं जी हम तो 7 ही देंगे, 1,000 रुपये आप दे दो, तो वो अलग बात है। तो सरकारें किसी किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम भी कर देती हैं बैंक। तो अब आपका है प्रेजेंट बैंक रेट इज, वर्तमान बैंक दर। %4.25। मुझे लगता है पिछले 10-12 सालों में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ अब तक का सबसे कम रेट है ये। और ये एक अच्छा संकेत है कि आपके पास सस्ते में लोन लेने का मौका है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोन ले करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया बैंक रेट क्या है, किस रेट पे है।
बैंक दर क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बैंक रेट इज अ इंटरेस्ट रेट विच इज पेड बाई banks to the RBI। बैंक दर एक ब्याज दर है जो कि बैंक किसको देते हैं, आरबीआई को। तो मेरे बच्चों इंटरेस्ट रेट क्या है अप्रोक्स ये बैंक टू बैंक अलग होता है, हो सकता है 10% हो सकता है 12% हो, 8% हो, लेकिन ये पक्का है कि 4.25 से अलग होगा। 1991 जब नरसिम्हन कमेटी आई उससे पहले सभी बैंकों का सेम हुआ करता था। तो नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि यदि सेम रहेगा तो फिर कंपटीशन का एनवायरनमेंट जनरेट नहीं होगा। तो आप बैंकों को फ्रीडम छोड़ दीजिए कि वो अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर पाएँ। तो इसलिए आज के डेट में बैंक अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। बैंक टू बैंक अलग अलग होता है। जनरली 8.15 से 9.4 तक क्या कह दें बेस रेट है, यानी लगभग 10% के आसपास है। बैंक रेट तो सेम होती है ना सर, तो बैंक रेट निकम में सेम लिखा नहीं, तभी तो 4.2 लिखा है। इतनी गोली मारी जाएगी। क्या बैंक रेट क्लियर है? बैंक रेट क्या, क्यों, कैसे, कौन देता है, बैंक रेट के बढ़ने से क्या होगा, बैंक रेट के घटने से क्या होगा, बैंक रेट का मनी के फ्लो के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। चलें, अब प्रश्न है क्या आरबीआई सभी बैंकों को सेम अमाउंट देते होंगे? जब आरबीआई बैंकों को पैसा उपलब्ध करा रहे होंगे तो क्या सभी बैंकों को सेम अमाउंट देंगे? तो जवाब है नहीं। दूसरा, जिस बैंक की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उस बैंक को आरबीआई ज़्यादा पैसा देंगे। ये बीच बीच में निकम्मो ये जो रेपो रेट और ये सब लिख रहे हो सब बताऊंगा, कल ही समझाया था कल की क्लास में। क्या आप पेशेंस रखेंगे? आप जहाँ तक सोचेंगे हम वहाँ तक आपको लेके जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आ जाइए रेपो रेट। अब आरबीआई से बैंक ने एक्स्ट्रा मनी मांगा। मान लो उनको एक एग्जांपल से समझना, किसी बैंक को आरबीआई उसकी लिमिट के हिसाब से 100 करोड़ दे सकता है। एक एग्जांपल है उनकी औकात के हिसाब से। लेकिन अब बैंक कह रहा है कि जी मुझे 150 करोड़ की ज़रूरत है, यानी 50 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा जी ठीक है, दे तो देंगे, लेकिन इस पर कुछ गारंटी तो दोगे? बैंक ने कहा जी हाँ दे देंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, आपको हम दे देंगे। और बैंक के पास मनी आ गया और बैंक मार्केट में पब्लिक को मनी दे पा रहा है, लेकिन पब्लिक से तो वो इंटरेस्ट रेट ही लेगा। अब मेरे बच्चों आरबीआई से बैंक ने एक्स्ट्रा मनी की डिमांड की है, तो बैंक आरबीआई को जो चार्ज देगा उस चार्ज का नाम है रेपो रेट, रेपो दर। मैंने क्या कहा? सामान्य डिमांड पर लगने वाले रेट का नाम क्या है? बैंक रेट। और एक्स्ट्रा डिमांड पर लगने वाले रेट का नाम क्या है? रेपो रेट। अब ये जो बैंक ने एक्स्ट्रा डिमांड किया है, क्या आरबीआई बैंक को ये लंबे समय के लिए देगा? तो जवाब है कि नहीं। आरबीआई बैंक को
ये लंबे समय के लिए नहीं देगा। लंबे समय के लिए नहीं देता है। तो रेपो रेट इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट विच पेड बाई बैंक to the RBI for extra demand of बैंक, या बैंक के अतिरिक्त मांग पर लगाया जाता है। फॉर, अब सोचिए, देखो एक्स्ट्रा डिमांड किया है तो आपको लंबे समय तक के लिए देंगे क्या? तो जवाब है कि नहीं। तो हम आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म क्या है? अप टू 91 डेज, 91 दिनों के अंदर आपको हमें वापस कर देना होगा। तो हमने क्या कहा? रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है। ये भी कौन देता है? बैंक देता है। कब? जब बैंक आरबीआई से एक्स्ट्रा मनी की डिमांड करता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये 91 डेज के लिए होता है। अब सोच के देखो, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मुद्रा प्रवाह। रेपो रेट कम कर दें तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो रेपो रेट और मनी के फ्लो में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशनशिप। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो अभी इसमें 2-3 चीजें और सिखानी। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट कौन देता है? और प्रेजेंट रेपो रेट कितना % है? वर्तमान रेपो दर दैट इज 4%। यहां पर कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और है, मार्केट को तेजी से अफेक्ट कौन करेगा? बैंक रेट या रेपो रेट? जो जल्दी आ रहा जा रहा है वो, या जो लॉन्ग टर्म में आ रहा जा रहा है वो? तो हम कहते हैं मार्केट को तेजी से अफेक्ट करेगा रेपो रेट, क्योंकि ये जल्दी आ सकता है, मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ा सकता है, जल्दी घटा सकता है। तो इट इज अ मेन फैक्टर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इसके आने जाने की गति क्या है? तीव्र है। इसीलिए इट इज नोन एज पॉलिसी रेट। इसे पॉलिसी दर भी कहते हैं। पॉलिसी दर भी कहते हैं। कह रहे हैं एमएफ क्या है? निकम्मा, थोड़ा सा यहाँ मनी फ्लो को एमएफ लिख दिया तो एमएफ क्या है? आरआर क्या है? बोल, आरआर क्या है? आरआर रेपो रेट है। ऐसे मत करो मेरे दोस्त, मेरे भाई। बोल रहे हैं कि जो रेपो रेट से पैसा लेते हैं तो आरबीआई बैंक कस्टमर से भी अलग रेट पे लेगी, ये देगी क्या? कस्टमर से क्यों अलग रेट पे लेगी देगी? ये तो तू बैंक है, तेरा टेंशन है कि तू किस रेट पे ला रहा है, कैसे ला रहा है। ऐसा थोड़ी ना। अब ये तुमने मुझे 151 रुपये दिए तो ऐसा बताया क्या कि मैंने दोस्त से लेके आया तो इसलिए मैं कम दूंगा,
मैं पापा जी से लेके आया तो मैं 2 बार दे दूंगा, ऐसा तो नहीं है। आप कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो मतलब नहीं है, आप लाएंगे ये मतलब है, तो हम आपको लोन दे पाएंगे एज ए बैंक की बात करें तो। ये बात क्लियर है, ये जो मैंने अभी लिखा कि मार्केट को तेजी से अफेक्ट कौन करेगा, रेपो। इसीलिए इसको हम क्या करें, पॉलिसी रेट, क्योंकि इसके आने की गति तीव्र है, जाने की गति तीव्र है। तो सर आरआर को मार्केट कैटलिस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर आरबीआई बैंक रेट पर पैसा हर साल देता है क्या? हाँ, अभी आएंगे, अभी तो कंपेयर करेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, 4 चीज़ें अभी अभी के लिए बस जितना जितना बताते जाते हैं वो बस बताते जाओ कि हाँ क्लियर है क्या, रेपो रेट क्या है, कितना है, रेपो रेट मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगा, रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट क्यों कहते हैं। चलिए अगला आते हैं दोस्तों, साथियों, मेरे भाइयों और बहनों। अब मान लो बैंक के पास पैसे ज़्यादा हो, कैसे? कस्टमर ने ज़्यादा जमा कर दिए, कस्टमर ने लिए ही नहीं, बैंक ने किसी को दिया था वापस आ गया, बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा हो गया। अब बैंक के पास पैसे ज़्यादा हैं तो बैंक क्या करे उस पैसे को? यदि बैंक के पास पैसे ज़्यादा हैं तो बैंक उस पैसे से क्या क्या कर सकता है? तो बैंक उस पैसे से लोगों को लोन दे सकता है, लेकिन लोन देना बड़ी बात नहीं है, लोन वापस लेना बड़ी बात है। आपने सुना होगा कई बार आपके बैंक से फ़ोन आता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ लोन लेंगे? आपने हाँ ले लेंगे। आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ सर इंटरेस्टेड हैं। अच्छा सर आप क्या करते हैं? तो मैं मुखर्जी ने में छोले भटूरे की रेडी लगाता। सॉरी सर गलत नंबर लग गया, सॉरी, अब फ़ोन कट गया। मतलब क्या? लोन देना बड़ी बात नहीं है, लोन लेना बड़ी बात है। लोन हम उसको नहीं देते हैं जिसको ज़रूरत होती है, लोन हम उसको देते हैं जिसकी औकात होती है। यही ध्यान रखना। नौकरी का भी ऐसा ही है, नौकरी उसको नहीं मिलती जिसको ज़रूरत है, नौकरी उसको मिलेगी जो योग्य होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, योग्यता और औकात को बढ़ाना होता है। तो हमने कहा कि एक तरीका है कि लोन दे दे, लेकिन मैंने कहा लोन देना बड़ी बात नहीं है, इसमें रिस्क है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, तो इसमें और भी ज़्यादा रिस्क है। तो तीसरा क्या कर सकते हैं अपने पास रखे रहें, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर ने जिसने जमा किया उसको भी तो इंटरेस्ट देना है। तो चौथा क्या कर सकते हैं, आरबीआई के पास बैंक अपना मनी जमा करते हैं कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा मनी है, लो रखो। तो बैंक इसके बदले, आरबीआई इसके बदले में बैंक को क्या देता है, रिवर्स रेपो रेट। अब मैं इसको आगे आर लिखूंगा, ध्यान रखना, फिर मत पूछना। तो आरबीआई बैंक को क्या करेगा, एक इंटरेस्ट देगा, उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। अब सोच के बताओ, क्या जो पैसा बैंक ने आरबीआई को दिया है, क्या वो बैंक का अपना पैसा है? तो जवाब है नहीं। वो कस्टमर ने, लोगों ने इन्वेस्ट किया था बैंक के पास, तो वो बैंक आरबीआई के पास दे रहा है। तो क्या ये बैंक आरबीआई को लॉन्ग टर्म के लिए देगा? तो जवाब है नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए देगा।
और शॉर्ट टर्म का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, अप टू 91 डेज। तो हमने कहा रिवर्स रेपो रेट, फिर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट, यह भी एक ब्याज दर है, विच पेड बाई RBI to the bank for short term deposit of बैंक टू द RBI। ये RBI के द्वारा बैंकों को दिया जाता है, किस लिए, बैंक के द्वारा RBI के पास शॉर्ट टर्म के लिए मनी को डिपॉजिट करने पर। क्लियर है बात। अब एक मुश्किल सा प्रश्न, यदि RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंक इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे। अब लिखना मत, मान लो RBI के पास, बैंक के पास 600 करोड़ था, तो 400 करोड़ दे रहा था किसको, RBI को, तो इसके पास बचता कितना था, 200 करोड़। अब अभी क्या हुआ है, RBI ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, RBI ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंक किसको देना पसंद करेगा, RBI को। तो अब ये 50 करोड़ और दे रहे हैं इनको, तो बैंक के पास 150 करोड़ बचा, इन्होंने और बढ़ा दिया कि और ज़्यादा देंगे, तो 50 करोड़ इन्होंने और दे दिया, तो बैंक के पास सिर्फ 100 करोड़ बचा है। तो बैंक क्या करेगा, आगे सस्ते में लोन देगा या महंगे में देगा। बैंक क्या करेगा, सस्ते में देगा या महंगे में देगा। मैं कहीं और से ज़्यादा कमाऊंगा तो आपको प्रोडक्ट सस्ते में दूंगा या महंगे में दूंगा। वो कमाना अलग बात है, यहाँ कमाना अलग बात है। तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देगा, क्यों, उसके पास पैसे कम है और मांगने वाले ज़्यादा हैं। तो यदि पैसे मेरे पास कम है और मांगने वाले ज़्यादा हैं तो मैं क्यों ना बढ़ा दूँ, क्योंकि बैंक वेलफेयर के लिए नहीं बैठा है। पहले तो दिमाग में ये डाल लो, बैंक कमाने के लिए बैठा है, तो कमाने का हर वो सोर्स यूज करेगा जहाँ से कमा सकता है। और मान लो रिवर्स रेपो रेट कम कर दे, तो अब बैंक RBI को ना दे करके मार्केट में देगा, और इस तरीके से बैंक के पास पैसे ज़्यादा हैं, मार्केट में पैसे ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो मनी फ्लो ज़्यादा होगा। तो रिवर्स रेपो रेट मार्केट में और मनी फ्लो के बीच अपोजिट रिलेशन है। शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 91 डेज ही होगा, 91 दिनों तक के लिए। सर RR से ज़्यादा होता है तो पैसा क्यों रखता है। इंटरेस्ट रेट और रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा है तो बैंक रिवर्स रेपो रेट में क्यों पैसा रखता है। तुझे निकम्मे शुरू में बताया नहीं था कि बैंक अपना रिस्क कम करके रखना चाहता है, मार्केट में देगा तो रिस्क होगा, शेयर मार्केट में देगा तो रिस्क होगा, तो इसलिए कम से कम रिस्क कहाँ है वहाँ पैसा लगाए। तो कम से कम रिस्क कहाँ है, RBI के पास लगाना। इंटरेस्ट रेट का क्राइटेरिया कोई फिक्स होता है बैंक के लिए या फॉर पब्लिक,
सब मिले हुए हैं जी। तो प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। तो मार्केट को जाते तेजी से कौन फ्लक्चुएट करेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? क्या आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा कर सकती है? तो निकम्मे है। यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा कर देंगे तो हम बैंक वाले पागल हैं? हम ऐसा नहीं होगा उन्हीं से लेकर उन्हीं को देते रहेंगे। थोड़ा तो दिमाग लगा मेरे दोस्त, ऐसे मत बच्चों वाली बातें मत करो। हमने ये सीखा इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होगा बैंक रेट से, बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होगा रेपो रेट से, या इक्वल टू हो सकता है। रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से, या ज़्यादा ज़्यादा इक्वल टू हो सकता है। उन्हीं से सस्ता मिलेगा उन्हीं को महंगे में दे देंगे तो कोई फायदा होगा? क्या रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्लियर है? तरुण ऐसा तुम बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। मेरे भाइयों यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? 3 बातें, रेपो रेट क्या, रिवर्स रेपो रेट क्या, बैंक रेट क्या। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक रेट कम होगा तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा क्यों है, रेपो रेट कम क्यों है, मतलब उल्टा बोल रहे। मुझे बोल दो ना, कुछ दे दें खाने पीने के लिए, भूख लग गया है। आरआर तब लगता है जब बैंक से पैसा ज़्यादा होता है। यस, एकदम क्लियर सर। चाय सर आज 7:30 होने को चाय नहीं है। अच्छा, आप लोग का रूटीन लाइफ कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? मेरा तो सारा बिगड़ गया है। रात को 5-6 बजे सोता हूँ, सुबह दिन भर सोता रहता हूँ, शाम को क्लास लेके खाने पीने का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। आप लोग का कैसा चल रहा है? चलें। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। सर हम ज़्यादा नहीं बराबर की बात कर रहे थे। चलें, अब है MSF रेट क्या होता है। अभी जब हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे एक मनी यूज करेंगे, कॉल मनी। कॉल मनी क्या था? बैंकों को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो बैंक आपस में ही पैसे ले दे करके पूरा कर लेते थे। कितने दिन के लिए? अप टू 14 डेज, 14 दिनों तक के लिए।
क्योंकि आरबीआई 14 दिन से स्टडी मटेरियल अपलोड कर दीजिए। स्टडी मटेरियल अपलोड तो कर दिया है, जो क्लास का मटेरियल था वो जो 3 क्लासेस हुई हैं उसका तो मैटर अपलोड कर दिया है। प्रिंटेड मटेरियल हिंदी में तो तैयार था अच्छा वाला, तो उसको एक साथ दे देंगे। इंग्लिश मीडियम वालों का धीरे धीरे तैयार हो रहा है तो देते चले जाएंगे। बैंक का तैयार हो गया है, तो हमने कहा कि बैंकों को यदि पैसे की ज़रूरत होती थी तो आरबीआई 14 दिन से कम के लिए पैसे नहीं देता था, तो बैंक आपस में ही लेन देन कर लेते थे। 2013 में आकर के हमने एक नया सिस्टम शुरू किया, एमएसएफ। ये क्या है? आरबीआई को बैंक को मनी दिया गया, आरबीआई के द्वारा बैंक को मनी दिया गया, तो बैंक द्वारा आरबीआई को एमएसएफ दिया गया। ये क्या है? तो इट इज ऑल्सो अ इंटरेस्ट रेट फॉर ओवरनाइट लोन। यह भी एक ब्याज दर होता है यह एक दिन के ऋण के बदले में लगाया जाता है। जनरली बैंक क्या करते हैं, सेकेंड फ्राइडे या फोर्थ फ्राइडे को लेंगे कि सैटरडे छुट्टी रहेगा और एक दिन के इंटरेस्ट पर 3 दिन बिजनेस कर रहे होते हैं। दूसरा, रेट ऑफ एमएसएफ is same as बैंक रेट। एमएसएफ की दर बैंक दर की बराबर होती है और बैंक दर कितना है अभी? 4.25%। तो क्या आप बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ चारों को समझ पाए? हमने कहा पहले कॉल मनी चलता था, बैंक को आरबीआई 14 दिन से कम के लिए पैसे नहीं देते थे। अब इन्होंने कहा कि नहीं, यदि आपको पैसा चाहिए तो एक दिन के रेट पे भी ले सकते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अप टू 91 डेज, बैंक रेट अप टू 364 डेज। सर कुछ भी लागू करने के लिए कोई कमेटी बनाते हैं, एमएसएफ को लागू करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? अरे निकम्मे, 2013 इतना पुराना कमेटी थोड़ी ना पूछेगा। क्लियर है? तो हमने कहा कि बैंकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक पर डिपेंड न रहना पड़े, इसलिए आरबीआई ने कहा कि ठीक है, आप हमसे लोन ले सकते हैं एक दिन के लिए। तो हमने कहा एक दिन के लिए एमएसएफ लगता है, 91 दिनों तक के लिए रेपो, 91 दिनों तक आप हमें जमा करेंगे तो रिवर्स रेपो, और 364 दिनों के लिए बैंक रेट। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए।
बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। नहीं, रेपो रेट एक दिन के लिए नहीं। ओवरनाइट लोन की ज़रूरत क्या होती है? ओवरनाइट लोन में बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है। 2012 ये लगभग 16 नहीं 13-14 की बात है, जब काफ़ी तेज़ी से डॉलर महंगा हो रहा था और रुपया सस्ता हो रहा था, तो बैंक क्या कर रहे थे, आरबीआई से लोन ले करके और डॉलर और ख़रीद ले रहे थे। एक एक दिन में लगभग एक एक डॉलर पे 6-6, 7-7 रुपये कमा रहे थे। और मान लो आपने 100 करोड़ ले लिए, तो आप कितना ज़्यादा कमा गए। ये सब रेट चेंज होती रहती है क्या, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? यस, बिल्कुल चेंज होती रहती है। अभी देखा होगा लॉकडाउन में 2 बार चेंज हो चुका है। चल, तो रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, कोई बताएंगे रेपो और रिवर्स रेपो को मिला करके क्या कहलाता है? तो हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा मार्केट को अफेक्ट कौन कर रहा है? जो जल्दी आ रहा है, जल्दी जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। तो ये क्वेश्चन आता है कि LAF में कौन कौन शामिल है? तो LAF में कौन कौन शामिल है? रेपो और रिवर्स रेपो, क्योंकि ये मार्केट को बहुत तेज़ी से अफेक्ट करते हैं। चलिए, दूसरा, हमने कहा था आरबीआई जब बैंक को एक्स्ट्रा मनी देगी तो उसके बदले में वो क्या, उनसे गारंटी पेपर भी लेंगे। जैसे आप, मैंने कहा था कि आपके पास, आपकी औकात 100 करोड़ लेने की है, लॉकडाउन में 2 महीने से पहले, हाँ 2 महीने से पहले ही हो गई थी। ये तो एक आइडियल टाइम है 2 महीने, जब जब ज़रूरत होगा तो करेंगे। अब ऐसे भी 2 महीने से पहले हुआ नहीं था, 2-2 महीने वो लॉकडाउन को हो चुका है। अभी तो 6-7 दिन पहले की बात है ये, कि आपको हम गारंटी पेपर देना होगा तो हम आपको मनी देंगे। मतलब आप 100 करोड़ से ज़्यादा 130 करोड़ चाह रहे हो, तो बाकी 31 करोड़ का हमें गारंटी पेपर दो। मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा मनी मांगोगे तो हम बिना किसी गारंटी के दे देंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। चल, ये भी याद रखना है आपको, LAF में क्या क्या शामिल है। सर, MSF मार्केट में कुछ इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? सारे फैक्टर का इफेक्ट होगा, जितना का फैक्टर हमने लिखाया है, चाहे रेपो, रिवर्स रेपो, बिना इफेक्ट के ये सब चल रहा है क्या? अगला जी CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात।
अब क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करिए सर। लिक्विडिटी क्या होता है? आप कितना आवर पढ़ाते हैं? लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है मनी फ्लो इन मार्केट, बाजार में मुद्रा का प्रवाह। बाजार में पैसा कितना है, दैट इज इकोनॉमिक्स के टर्म में लिक्विडिटी कहलाता है। दूसरा पूछ रहे हैं कि एमएसएफ मार्केट में मनी के फ्लो को अफेक्ट करेगा क्या? यानी कम में को 2 बार बोल लिया फिर भी नहीं क्लियर, देख क्या इफेक्ट करेगा। एमएसएफ बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा। एमएसएफ कम होगा तो मनी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। अब बार बार एक ही चीज़ लिखें तो कोई लॉजिक बनता नहीं, बाकी चीज़ चलो सॉरी। ये है एग्जैक्ट इफेक्ट। सिक्योरिटी पेपर के साथ रेपो रेट भी देना होगा क्या? नहीं, कब में? तो जब लोन लेने जाता है तो गारंटी पेपर नहीं देता है, तो सिक्योरिटी पेपर हो गया। और लोन लेगा तो इंटरेस्ट नहीं देगा। पता नहीं कहाँ क्या क्या कुछ भी पूछने लगते हैं। रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होगा सर, प्लीज रिपोर्ट। पागल होगा निकम। अब आ जाए CRR। CRR हमने क्या कहा? कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। ये क्या कहता है कि बैंक के पास जितना पैसा आया है पूरे दिन में, मान लो बैंक के पास पूरे दिन में 100 करोड़ आया और बैंक ने खर्चा किया कितना? 60 करोड़। मान लो बैंक के पास लोगों ने जमा किया 100 करोड़ और बैंक लोन लेके चले गए 60 करोड़, तो बैंक के पास पूरे दिन में बचा कितना? 40 करोड़। तो RBI क्या कहता है कि जितना पैसा आपके पास आया है पूरे दिन में, उसका एक मिनिमम पैसा आपको अपने पास सेल्फ डिपॉजिट रखना होगा, ताकि लोग आपसे पैसा मांगने आए तो आप डिमांड को फुलफिल कर पाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना पैसा है आप सारा का सारा पैसा मार्केट में लगा दें। सारा का सारा पैसा मार्केट में लगा दें। जैसे मान लीजिए आपने, जाओ बैठो, बोलो आप लोग, मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए बैंक, आपने 50 करोड़ रुपए बैंक के पास जमा कर दिया इस उम्मीद के साथ कि 3 महीने बाद आप पैसे लेने आएंगे, और संयोग से आपको 3 दिन बाद ही ज़रूरत पड़ गई। अब आप बैंक के पास जा करके कहते हैं कि सर वो मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। बैंक ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होगा, आपने कहा था 3 महीने बाद आइएगा और 3 महीने बाद ले जाइएगा। आपने सर अचानक ज़रूरत पड़ गई, आप समझिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो पैसा है नहीं, आप ऐसा करिए 2 महीने बाद आके ले जाइएगा। आपने कहा सर आप समझ नहीं रहे, मुझे बहुत अर्जेंट है। उन्होंने कहा आप नहीं समझ रहे, है ही नहीं। आपने कहा कि सर प्लीज़ कल दे दीजिए। उन्होंने कहा देखिए कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा, तो आपका नुकसान होगा नहीं होगा? होगा। तो RBI कह रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा। आपके पास जितना पैसा आया है उसका एक मिनिमम पैसा अपने पास हमेशा रखिए कैश के रूप में, ताकि लोग आपसे पैसा मांगने वापस आए तो आप पैसे को दे पाएँ। तो CRR क्या हो गया? मिनिमम सेल्फ डिपॉजिट ऑफ
बैंक to their own account in form of पहले इन निकमों का क्वेश्चन कर दूंगा। ये जो फालतू फालतू क्वेश्चन है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। जैसे एमएसएफ मार्केट में कुछ इफेक्ट डालेगा क्या? मैंने कहा कि हाँ डालेगा, वही जो बैंक रेट रेपो रेट डालते हैं। तो मैंने एक आइडियल आपके सामने एग्जांपल दे दिया कि ये होता है। अगर दूसरा कह रहा है निकम्मा कि एक दिन में कैसे डालेगा, एक मिनट में डालता है इफेक्ट। मैंने कहा कि शेयर मार्केट, डॉलर का मार्केट एक मिनट को इफेक्ट करेगा। दूसरा पूछ रहे हैं गारंटी पेपर किस बेस पर देगा। गारंटी पेपर होता क्या है निकम्मे? जब तू लोन लेने जाएगा तो अपने प्रॉपर्टी का पेपर या कुछ देगा नहीं, गारंटी पेपर अपना डॉक्यूमेंट। उसी तरह बैंक को भी एक्स्ट्रा पैसे दे तो गारंटी देना पड़ेगा। तेरे चक्कर में ये उल्टा पढ़ा दिया मैंने। और तो हमने कहा कि बैंक के पास जितना पैसा आता है उसका एक मिनिमम अमाउंट बैंक deposits to the RBI in form of कैश। बैंक को आरबीआई के पास नगद रूप में जमा कराना होता है। सर हिंदी यूज करो। हिंदी लिखा है मेरे दोस्त, हिंदी हर जगह लिखा है। अब एक बार दोबारा कहानी को उल्टा करते, क्योंकि उस समय मैंने सीआरआर के चक्कर में एसएलआर पढ़ा दिया था तुमको। मैंने कहा कि बैंक के पास जितना पैसा आता है उसका एक मिनिमम अमाउंट बैंक को आरबीआई के पास रखना होगा। बैंकों ने कहा कि इसका पर्पज क्या है, तो आरबीआई ने कहा कि जब आप कल बैंकरप्ट होंगे तो इस पैसे से हम आपकी मदद करेंगे। बैंकों ने पूछा कि जो पैसा आप ले रहे हो ये आप हमें कितने दिन इस पर हमें आप कितना इंटरेस्ट दोगे? उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। उन्होंने बोला कितने दिन में वापस करोगे? तो बोला कि कभी वापस नहीं करेंगे। तो बोला ले क्यों रहे हो? तो बोला कि आपके लिए एक इंश्योरेंस का स्कीम मान लीजिए, ताकि आप कल बैंक करप्ट होंगे तो हम आपको मदद करेंगे। तो एक एसबीआई के चेयरमैन हुआ करते थे प्रदीप चौधरी, उन्होंने काफ़ी विरोध किया इसका कि आप ये पैसा हमसे बिना मतलब का ले रहे हैं, इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। तो हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना। आज भी बैंकों की नाराजगी है कि इस पैसे को लेकर के आप हम पे एक बर्डन डाल रहे हैं। हमारे काम का पॉइंट क्या है कि बैंक के पास जितना पैसा आता है उसका एक मिनिमम अमाउंट बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है कैश रूप में, और इसी पैसे का नाम होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो।
सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा। सीआरआर कम होगा तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे और मार्केट में मनी को फ्लो को बढ़ा दिया जाएगा। तो सीआरआर और मनी फ्लो में कैसा रिलेशन? इट इज द नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप। प्रेजेंट सीआरआर रेट इज 3%। ये सीआरआर डेली बेस पे देना होता है क्या? नहीं, 14-14 दिनों पर कैलकुलेट होता है डेली बेस पर। सब जब पब्लिक को पैसा चाहिए हो तो बैंक आरबीआई से ले सकती है क्या? लेके देती है क्या? बताया तो था, बैंक को पैसा चाहिए तो अपना रेपो रिवर्स रेपो रेट के रूप में ले सकते हैं। एनडीटीएल क्या होता है? यही एनडीटीएल है जो हमने एक सामान्य बोलचाल में आपके सामने रखा। जितना पैसा आ रहा है उसको जितना चला जा रहा है और जो बचा डेली का ट्रांजैक्शन, ये डेली बेस पे देना पड़ता है क्या? चलिए ये बता दिया आपको। सीआरआर क्लियर है। सीआरआर क्यों देते हैं? तो मैंने कहा कि ये बैंकों के डिमांड डिपॉजिट के लिए नहीं, बैंकों को एक प्रकार से इंश्योर करने के लिए, उनके दिक्कत की परिस्थितियों से निपटने के लिए। बैंकों के साथ सृजन और केवाई इफेक्ट पड़ेगा। और क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये निकम्मे, यही तो साख सृजन है। मनी फ्लो को ही, मुद्रा प्रवाह को ही हम कह सकते हैं कि साख सृजन, यानी मार्केट में पैसा कितना रहेगा, क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सीआरआर का अपोजिट रिलेशन रहेगा। सर सीआरआर तो हफ्ता वसूल हुई। हाँ, एक प्रकार से ये हफ्ता वसूली है। इसी बात का विरोध करते हैं बैंक वाले कि एक प्रकार का हम पर आरबीआई जोर जबरदस्ती कर रही है। देखो, जो सच्चाई की बात है, भारत में लोन के महंगा होने के कारण यही सब है। इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है बैंक्स के ऊपर कि बैंकों का खर्चा बढ़ता रहता है, और बैंकों का खर्चा बढ़ेगा तो बैंक कवर कहाँ से करेंगे? हमसे आपसे कवर करेंगे। और जिस देश में लोन का रेट महंगा होगा वहाँ हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा। लेकिन सरकारों की भी मजबूरी है, बैंक इस पर यदि कंट्रोल न रखें तो भी दिक्कत है। क्लास कब तक है? क्रेडिट क्रिएशन क्या है? उसी साख निर्माण को ही क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। मतलब मार्केट में पैसा बढ़ेगा घटेगा। सर जो 40 करोड़ था सेल्फ डिपॉजिट है या आरबीआई के पास है? आरबीआई के पास है। वो बेसिकली अभी 1 मिनट में कंपेयर कर देंगे। वो गलती से एसएलआर को पढ़ा दिए थे। एसएलआर, STATUTORY, लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। सर यस बैंक का यही रेट गुड गया था क्या? हाँ, यस बैंक को इसी बेस पे सपोर्ट किया गया। बैंक फिर भी दिवालिया हो रहे हैं। और सर इतना कमाने के बाद भी, इतना कमाने के बाद कहाँ? यस बैंक के जो मेन बोरोवर थे वो सारे बैंक करप्ट हो गए, तो इसलिए यस बैंक करप्ट हो गए।
जो मेन जिनके बेस पे बिजनेस था। अब SLR क्या कहता है कि जितना पैसा आपके पास आया है और उसमें जितना पैसा खर्च हो गया और जितना पैसा आपके पास बचा है, उसका एक मिनिमम डेली डिपॉजिट आपको अपने पास रखना होगा। CRR क्या था? तो CRR को किसके पास रखना था? टू द RBI। और ये क्या है? खुद के पास। इसको किस रूप में रखना था? कैश के रूप में, नगद। अब मेरे बच्चों, बैंकों ने नाराजगी जाहिर की कि ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। जो पैसा है आपने ले लिया बैंक रेट के रूप में, रेपो रेट के रूप में, MSF के रूप में, CRR के रूप में। अब जो थोड़ा बहुत पैसा बचा जिससे हम बिजनेस कर सकें, तो वो आप कह रहे हो कि अपने पास रखो। इसका पर्पज़ क्या है? तो बैंक ने कहा कि यदि आप अपने पास नहीं रखोगे तो कस्टमर आएगा तो आप दे नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा हम बिजनेस नहीं करते। तो RBI ने कहा नहीं, नाराज मत हो, ऐसा करो लिक्विड के रूप में रख लो, तरल के रूप में रख लो। तो लिक्विड का मतलब होता है विच इज इजिली कन्वर्टेड टू कैश। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी का पेपर रख लो, आप गोल्ड रख लो, आप कुछ भी ऐसा रखो जैसे आप कस्टमर आपके पास पैसा मांगने आए तो आप मार्केट से एक्सचेंज करके आप उस चीज़ को मेंटेन कर लो। तो समझ पा रहे हैं SLR किसके पास रखना है? सेल्फ। किस रूप में? लिक्विड के रूप में। इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है, इस बार CDS में पूछा था, डिमांड फुलफिल करना मार्केट की। और इसका पर्पज़ क्या है? बैंक को सिक्योरिटी प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये भी डेली डिपॉजिट पे डिपेंड करता है, ये भी डेली डिपॉजिट पे डिपेंड करता है। और प्रेजेंट SLR रेट इज 18%, वर्तमान दर 18%। और प्रेजेंट CRR रेट वाज 3%। अब मेरे भाइयों, आप CRR, SLR, बेस रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, MSF, रिवर्स रेपो रेट, इनमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर SLR किसका डिमांड फुलफिल करेगा? वही जो हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कस्टमर ने पैसे जमा किए और 3 दिन बाद कस्टमर पैसा मांगने आ गया और बैंक के पास पैसे नहीं हैं, तो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना है। सर CRR पर इंटरेस्ट नहीं मिलता? नहीं सर, फिक्स्ड और वेरिएबल। SLR वेरिएबल है, अभी चेंज हुआ है। लिक्विडिटी फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है?
लिक्विडिटी का एग्जाम्पल निकल में दिखा नहीं है तेरे? गोल्ड, कुछ भी जो भी कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए। अगला 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 सर, लिक्विडिटी यहाँ पर इजिली कन्वर्टेड टू कैश और पहले फ्लो ऑफ मार्केट। पागल मूर्ख आदमी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जिससे आप मार्केट में पैसे को डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तरीका आप कैश रख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। उससे कम लिक्विड क्या होगा? गोल्ड। उससे कम लिक्विड क्या होगा? आपकी प्रॉपर्टी। उससे कम के लिक्विड क्या होगा? तेरा शर्ट पैंट, जो भी तू बेच करके पैसा निकाल सके मार्केट से। और लिक्विडिटी का जनरल मीनिंग क्या है मार्केट में? मनी कितना है। सर, अगर लोन डिपॉजिट ना करें बैंक क्या एक्शन लेगा? लोन डिपॉजिट नहीं करें बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, बशर्ते कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। आरबीआई का गाइडलाइन कहता है कि लोन ले दिया है ये आपकी गलती है, इसीलिए आप क्रेडिट कार्ड या गाड़ी या कुछ भी घर का नहीं दे पाते हैं तो कुछ कर नहीं सकता। बस ये कर सकता है कि जिस बिहाफ पे लिए हैं वो सिक्योरिटी वो अपने कंट्रोल में कर ले। जैसे क्रेडिट कार्ड क्या है? नॉन गारंटी लोन है, उसके बदले में कुछ नहीं कर सकता आपसे। पर्सनल लोन जिस गारंटी पे दिया गया है, इसीलिए बैंक कहाँ कुछ कर पाता है। जैसे क्या आपके नाम से कुछ है ही नहीं, आपने लोन लिया और धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों को बेच दिया। सर, एसएलआर कितने टाइम में चेंज होगा? कहीं कोई फिक्स नहीं है, जब सरकार को लगेगा तब चेंज कर सकती है। तुम निकम्मो एक भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हो ना? प्रीवियस क्वेश्चन देखते तब तो। चलो लास्ट लिखते हैं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रिया। 50 बार ये एग्जाम में तुम्हारे आया है। माल्या से कैसे वसूल होगा सर? जेल भी तो होगा सर। लोन ना देने की कंडीशन में सिक्योरिटी पेपर के बिहाफ पर एक्शन लेगा बैंक। यस, गुड। जो भी आपने गारंटी दिया उसके बिहाफ पर एक्शन लेगा। मैं आपको वैसे भी एक लाइफ टाइम का एक लॉजिक समझा देता हूँ, ये समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो लोन का मतलब होता है लो ना। यदि आप जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं तो कुछ भी कर लीजिएगा, लोन मत लीजिएगा। नहीं, रिकवरी एजेंट परेशान नहीं कर सकते लीगली। आरबीआई गाइडलाइन ने कहा है कि आप रिकवरी एजेंट से धमकी ऐसा कुछ नहीं करवा सकते हैं। आप रिकवरी एजेंट से कुछ नहीं करवा सकते। लोन का मतलब ये है कि बैंक का सारा बिजनेस ही चलता है लोन पे। आप 30 लाख लोन लेंगे तो कम घर में तो 55-60 लाख रुपया देना हो। हम और आप इजीली सोचते हैं कि ले लो घर का किस्त, ये वो बहुत सारे, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब जीवन आपका गिरवी हो जाता है एक तरीके से, आपकी औकात नहीं है कि आप इसको लाइफ को एंजॉय कर पाए। चलो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी is known as OMO। सरकारी प्रतिभूतियों का
क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रिया कहलाती है। अब यहां दो बातें हैं। एक तो पहला, सिक्योरिटी पेपर क्या होता है? सिक्योरिटी पेपर हर वो चीज़ जिस पे गारंट सरकार ने लिख दिया कि ये सिक्योरिटी पेपर, जैसे मान लो सरकार ने कहा कि हम गारंटी देते हैं 5 लाख रुपए की, तो क्या हो जाएगा? अपने आप में वो सिक्योरिटी पेपर कहलाएगा। तो कुछ भी ऐसा जो गवर्नमेंट अप्रूव करके देती है कि 5 लाख का पेपर है, मतलब बैंक ने, आरबीआई ने बैंक को सिक्योरिटी पेपर दिया कि लो ये 5 लाख का हमें पैसा दे दो, ये हम 5 लाख की गारंटी देते हैं, तो बैंक आरबीआई को मनी दे देगा। तो मार्केट में मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने बैंक से पैसे ले लिए। उल्टा हो जाए, आरबीआई बैंक को बैंक से सिक्योरिटी पेपर ले, गारंटी पेपर, जो भी थोड़ी देर पहले उससे में पूछ रहे थे आप, तो बैंक इसके बदले में आरबीआई से मनी लेंगे, तो बैंक के पास मनी बढ़ गया। तो इस मार्केट में पैसे घटाने और बढ़ाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? OMO, खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अब 2 पॉइंट हो गया, ये कौन कौन करता है। तो दूसरा, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स। यह आरबीआई और बैंकों के बीच का संबंध है। क्लियर है? OMO क्या होता है? तो हमने कहा सरकार अपने प्रतिभूतियों को बेचे जिससे मार्केट से पैसा निकाला या डाला जा सके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? OMO कहेंगे। ये कौन करता है? यह आरबीआई करता है। कुछ चीज़ें तो बताने में भी डर लगता है, जैसे भी इसमें मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ, लेकिन जैसे ही बताऊंगा 2-3 को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हम फिर भी, अब मन मानता नहीं है, बता रहा हूँ, नहीं समझ में तो घबराना नहीं है। ये सब अब इसका लेवल हम बढ़ा रहे हैं, कई बार पीसीएस उसीएस के लेवल के लिए कर देते। चलो यहाँ तक लिख चुके हो, तो फिर बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे। OMO क्या है? फुल फॉर्म आता है। OMO कौन करता है? आरबीआई करता है। OMO किसके किसके बीच है? आरबीआई और बैंक के बीच। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आप पूछूं क्वेश्चन, उसके बाद बताएंगे जल्दी। चलो हम ये मान के चलते हैं, चलो वो भी 2 मिनट बाद उस पर भी आएंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन। नहीं हम सब बताएंगे मेरे बच्चे, आप टेंशन नहीं मत लो। आप दोबारा पूछेंगे तब भी बताएंगे, हमारा तो काम है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन। हाँ, ओनली कॉमर्शियल बैंक, बैंक का मतलब जब भी होगा तो यहाँ कॉमर्शियल बैंक ही होगा। यस, इसमें से कंडीशन 1 और कंडीशन 2 कौन सा रेपो रेट है, कौन सा रिवर्स रेपो रेट है? किसमें रेपो रेट जाएगा, किसमें रिवर्स रेपो रेट जाएगा? जल्दी बताइए। रेपो रेट
किस में दिया जा रहा होगा? रिवर्स रेपो रेट। अभी आरबीआई से बाहर से कर जो पैसा लिया तो हटाओ क्या था, ये बताओ पहले। वो ये नहीं था। इसमें से किस में रेपो रेट जाएगा, किस में रिवर्स रेपो? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। किस में रेपो? बोलना तो पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं चलेगा। पहले वाले कह रहे हैं रिवर्स रेपो रेट, और दूसरा वाले कह रहे हैं रेपो। चलो गुड। फर्स्ट इज द रिवर्स रेपो रेट। नहीं, पैसा इन्होंने दिया है तो आरबीआई इसके बदले में इनको इंटरेस्ट देती है। उस रेट का नाम क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। तो हमने सिक्योरिटी का जिक्र नहीं किया था क्यों, लेकिन हमने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया था कि बिना गारंटी के आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए गुड। अब पैसा किसके पास है? बैंक के पास। तो बैंक क्या देगा? रेपो। यदि ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्लियर है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चले, एक तो ये हो गया। अब मेरे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, इफ आरबीआई सेल देयर सिक्योरिटी पेपर टू द बैंक, यदि आरबीआई अपना सिक्योरिटी पेपर बैंकों को सेल करें, देन तब मनी फ्लो इन मार्केट विल बी, तब बाजार में मुद्रा का प्रवाह क्या होगा? यदि आरबीआई सेल देयर सिक्योरिटी पेपर टू द बैंक, देन मनी फ्लो इन मार्केट विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्टली डिक्रीज देन इंक्रीज। If RBI sell their security paper to the bank, then money flow in market will be, यदि आरबीआई अपना सिक्योरिटी पेपर बैंकों को बेचे तो मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, और पांचवा कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी लोग कह रहे, कुछ निकम्मे कह रहे हैं इंक्रीज होगा, कुछ कह रहे डिक्रीज होगा। कैसे दिमाग लगाते हैं? If RBI sell their security paper to the bank, then money flow in market will be decrease। थोड़ा सा आपने घुमाया और आप गड़बड़ा गए। कुछ कह रहे हैं बराबर रहेगा। तो क्या हम तुम कहो और हम कहो खेल रहे हैं क्या? यार वे और भारत सरकार का रिलेशन है, ऐसा छूने का खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं। यदि सिक्योरिटी पेपर खरीदा बेचा जाएगा तो उसका पर्पज ये मार्केट में मनी का फ्लो कम होना है अधिक होना। चलो फिर एक क्वेश्चन, इस बार ध्यान से सुनना। इफ बैंक परचेज सिक्योरिटी पेपर फ्रॉम आरबीआई, यदि बैंक आरबीआई से सिक्योरिटी पेपर खरीदें तब क्या फर्क पड़ेगा? इफ बैंक परचेज सिक्योरिटी पेपर फ्रॉम आरबीआई देन मनी फ्लो इन मार्केट, यदि बैंक आरबीआई से सिक्योरिटी पेपर खरीदें तब मार्केट में मनी फ्लो क्या होगा? अरे वही तो है भाई, हमने कहा था आरबीआई सेल देयर सिक्योरिटी पेपर टू द बैंक। इस बार हम कह रहे हैं आरबीआई परचेज सिक्योरिटी पेपर फ्रॉम बैंक। बात तो एक ही है। देन मनी फ्लो इन मार्केट विल बी डिक्रीज। इसी को हम आपसे कई बार एग्जाम में क्रेडिट क्रिएशन पूछ लेंगे, इसी को हम कई बार आपसे साख निर्माण पूछ लेंगे। ओवरऑल मीनिंग क्या है कि मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा या अधिक होगा। और मुझे उम्मीद है
कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट लिख लेते हैं, बेस रेट। आधार दर। बेस रेट, आधार दर। बैंक के पास कैसा आएगा पैसा? लोन प्रोवाइड करेंगे तो इंक्रीज होगा। अगर बैंक लोगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा। सर प्लीज लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन। निकम्मा दिमाग खराब है, लास्ट क्वेश्चन और उसी को घुमाए जा रहे हो इधर तो कंफ्यूज हो जा रहे हो। एक बार फिर देखना वीडियो को। अब है आधार दर। ये क्या है? इट इज अ इंटरेस्ट रेट। इट इज इंटरेस्ट रेट विच इज पेड बाय reliable customer of bank to the bank। बैंक के विश्वसनीय ग्राहकों पर बैंक द्वारा लगाया गया ब्याज दर है। मतलब बैंक हमसे आपसे क्या लेता है? इंटरेस्ट रेट। तो हमसे आपसे मान लो 14% के रेट पे ले रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो बैंक का रिलायबल कस्टमर। रिलायबल कस्टमर की परिभाषा दो तरीके से, जो बैंक का पुराना कस्टमर है और ऐसा करें कि दिमाग को हिला के रख दे रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि सिक्योरिटी बेचेंगे तो क्या होगा, खरीदेंगे तो क्या होगा। नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि बैंक हम पर आप पे 14% लग रहा है, लेकिन बैंक अपने कस्टमर को जो रिलायबल है, रिलायबल का मतलब है जो पुराना कस्टमर जो बैंक के साथ काफ़ी समय से लेन देन कर रहा है, और वो जो बैंक का बड़ा कस्टमर है जिसको बैंक को लगता है कि इसको लोन देना खतरा नहीं है, इसको लोन दिया जा सके, तो बैंक ऐसे कस्टमर को कुछ सस्ते रेट पे लोन देता है। तो ये इस समय 8.1% टू 9.4% है। अलग अलग बैंक का अलग अलग है इसी के बीच। तो ये बेस रेट क्या हो गया? एक आधार दर हो गया जिस पर कोई बैंक अपने रिलायबल कस्टमर को देता है। क्या क्लियर है? सामान्य लोगों पर, हम पर आप पे लगने वाला दर इंटरेस्ट रेट, लेकिन बैंक के द्वारा अपने विश्वसनीय ग्राहक पर, रिलायबल कस्टमर पर लगने वाला रेट क्या होगा? बेस रेट। बैंक अपने हिसाब से इसको घटाते बढ़ाते रहते। अभी लगभग 8% से 9% के बीच में चल रहा है, जिसको मैंने एग्जैक्ट डाटा दिया 8.1 से 9.4। क्या मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, क्लियर है आपका बेस रेट? अब एक बार देखो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो मैंने कहा ये बैंक डिसाइड करते हैं किसके लिए? अपने रिलायबल कस्टमर के लिए। चलिए अब देखिए हमने क्या सीखा है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, all are directly proportional with interest rate and inversely proportional with MSF. क्या ये बात सबको क्लियर है जो अभी लिखा है? बैंक रेट और एमएसएफ कह रहे हैं मनी फ्लो, बाजार में मुद्रा का प्रवाह।
जल्दी 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 जल्दी, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी और जाएगा लंबा। सिंपली हमने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कैसे होता है, किस रेट पे होता है। हम आपसे पूछ लें कि मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाना तो बैंक रेट क्या करे, रेपो रेट क्या करे, रिवर्स रेपो रेट क्या करे, सीएलआर, सब में उल्टा रिलेशन है। जल्दी जवाब तो दो। मॉनेटरी पॉलिसी divided in two factors, quantitative factor मात्रात्मक कारक और दूसरा क्वालिटेटिव फैक्टर गुणात्मक कारक। यस, सबका है, क्लियर है। क्वांटिटेटिव फैक्टर जो अब तक हमने पढ़ा, क्या मतलब है, जहां हम डायरेक्ट बैंक रेट या रेपो रेट को घटा बढ़ा करके मार्केट में मनी के मात्रा को घटा बढ़ा देते थे, तो उसको हम क्या कहते थे, क्वांटिटेटिव। हमने क्या कहा, बैंक रेट बढ़ा दो, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। हमने क्या कहा, रेपो रेट बढ़ा दो, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। हमने क्या कहा, सीआरआर कम कर दो, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, व्हेन आरबीआई कंट्रोल मनी फ्लो थ्रू गाइडलाइंस, जब निर्देशों के द्वारा मुद्रा का प्रवाह नियंत्रित किया जाए। कल पढ़ाना सर प्लीज। नहीं, यदि अभी बीच में छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझो थोड़ा सा। हमने 8:30 तक का तो आपसे टाइम मांगा है, 10 मिनट तो दो, हालांकि इससे ज़्यादा भी जाएगा, नहीं अभी तो 8:30 तक का तो दो। जैसे पहला हो गया मोरल कंट्रोल पॉलिसी, नैतिक नियंत्रण विधि। अभी आरबीआई क्या कह रहे बैंकों को कि ऐसा करिए, अभी मार्केट में थोड़ा पैसे की दिक्कत है तो लोन थोड़ा आसानी से दीजिए। अभी मार्केट में लोगों को पैसे की ज़रूरत है तो थोड़ा सा कंडीशन को इजी कर दीजिए। यानी जब नैतिक रूप से नियंत्रित किया जाए कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आसान तरीके से लोन दे दो, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, क्वालिटेटिव। जैसे हम आपसे कह सकते हैं कि कार का लोन इजी कर दो। अभी हम कह सकते हैं, अभी देख रहे होंगे सरकार ने कहा है कि आप छोटे इंडस्ट्री वाले हैं तो आप आइए लोन लेके जाइए। क्या पर्पज़ है, मार्केट में पैसा बढ़ाना है, सेक्टर वाइज गाइड करना। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन मेथड। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कई बार क्या होता है, सरकारें एक मिनट एक कमेंट करके बता दो, सभी लोग ठीक हो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा बहुत हाई हो जा रहा है या बहुत लो हो जा रहा है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल लेके जाएंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उस हिसाब से आपको समझ के रखना है। बैंक बोइंग के एसएससी लेवल का तो हो चुका है, अब थोड़ा सा
यूपीएससी लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो किसी को दिक्कत हो तो बता दो, अभी छोड़ना हो तो दिक्कत हो खुल के बता दो। वैसे मैं जानबूझ के मजाक में डांटता रहता हूँ कि ऐसे मत पूछो। चले फिर ठीक है, थैंक यू। प्रत्यक्ष कार्रवाई, कई बार आरबीआई गाइड करती है और जब उसके गाइडलाइंस को बैंक नहीं मानते हैं तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों पर फाइन लगाती है। चलो एक ऐसा एग्जांपल जिससे दोनों क्लियर हो जाए। बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, सर सीएचएसएल से भी टॉपिक करा दो। सीएचएसएल पूरा हो रहा है मेरे दोस्त। एसएससी का चाहे एमटीएस के एग्जाम में जाओ और सीजीएल के एग्जाम में जाओ, सीएचएसएल में जीएस सेम होता है। ऐसा नहीं कि सीएचएसएल में आसान होता है और सीजीएल में टफ होता है, बिल्कुल सेम। वही क्वेश्चन वहाँ, वही क्वेश्चन वहाँ। जैसे आप बहुत पहले देखते थे कि गाड़ी वाले लिख देते थे आए और 2000 में टाटा नैनो लेके जाए, और अब आप मम्मी पापा भाई बहन सब पहुंच गए कि 2000 रुपये लेकर कि सर वो पीली वाली नैनो दे दो। मैं ठीक है सर बैठो चाय पियो, देते हैं। अब बैठ के पूरे सब कोई अब उन्होंने बताना शुरू किया कि गाड़ी ऑन रोड आ पाए इसके लिए 7000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस है, गाड़ी का जो भी इक्विपमेंट है वो लगाने के लिए 9000 रुपये लग जाएगा, और गाड़ी को प्रॉपर शोरूम से निकालने के लिए 6000 रुपये लग जाएगा, और इसमें जो एडिशनल एक एसेसरीज लगेंगे उसमें 8000 रुपये लग जाएगा, और वो 2000 रुपये दे दीजिए जो रजिस्ट्रेशन वाला था। अब मम्मी पापा को, पापा भाई को, भाई बहन को, एक दूसरे को, ये तो मजाक हो गया। 2000 रुपये बोल के और इतना पैसा मांग लिए। अब बेटे ने जिद कर दी कि हमें तो ये कार चाहिए ही चाहिए, हम तो किसी से वादा करके आए थे कि शाम को घुमाएंगे कार में। अब पापा ने हर रिश्तेदार, संभावित रिश्तेदार को फ़ोन कर दिया कि पैसे दे दो पैसे दे दो, लेकिन पैसे मिले ही नहीं। तो यहाँ बदमाशी किसने किया था? और पापा अब दिमाग लगा रहे हैं कि सर वो आपके पास वो वाली कार नहीं है जिस कलर का हमें चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, कलर बता दो हम मंगवा देंगे। अब पापा कह रहे सर वो दिमाग में वो कलर नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन क्यों आई? बैंकों ने गाड़ी वाले ने बदमाशी किया, तो आरबीआई ने गाइड किया कि ऐसा करो, इस तरीके का कोई ऐड मत करो, आप सीधे लिखो कि इतना पैसा लगेगा, या ऐसा मत लिखो। तो अब बैंक वाले क्या करते हैं, आइए और आसान शर्तों पे लोन लेके जाइए। इसी तरीके से केवाईसी को आरबीआई ने गाइड किया, बैंकों ने उसको सीरियस नहीं लिया, फिर आरबीआई ने उसको गाइड किया, फिर बैंकों ने सीरियस नहीं लिया, और एक एक करके 100 करोड़ 50 करोड़ का फाइन लगा एक एक बैंक पे। तो जब सरकार के गाइडलाइन को नहीं मानते हैं बैंक, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन मेथड, मोरल कंट्रोल पॉलिसी, ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं। तो जब आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू कंट्रोल करे तो उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव। जैसे सेक्टोरल में हम एक एग्जांपल ले लें, मान लो पहले आपको 10 लाख का लोन लेना था तो हम आपसे 30 लाख की सिक्योरिटी लेते थे, प्रॉपर्टी का पेपर। अब हम लोन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या कह दिया कि कोई बात नहीं, आप 20 लाख की सिक्योरिटी दे दो। हम लोन को कम करना चाहते हैं तो हमने क्या कह दिया कि नहीं, अब तो हम 40 लाख की सिक्योरिटी लेंगे। तो इस तरीके से भी जो गाइडलाइन आता है वो यही है। कई बार आप देखते होंगे कि कार का लोन सस्ता हो रहा है, घर का लोन सस्ता हो रहा है, कार का लोन महंगा हो रहा है, घर का सस्ता हो रहा है। तो सारा का सारा क्या है, क्वांटिटेटिव। तो आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में क्या आता है कि कौन सा मोरल होगा, कौन सा क्वांटिटेटिव होगा, कौन सा क्वालिटेटिव होगा। तो आपको हमने जितना पढ़ाया है वो सारा का सारा क्वांटिटेटिव है। इसके अलावा जो भी एग्जाम में ऑप्शन में आएगा वो सब क्वालिटेटिव होगा, जो गाइडलाइन और इस तरीके से आपका कंट्रोल होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। मौद्रिक नीति को डिवाइड इन 2 टाइप्स, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति,
और सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। उदार मौद्रिक नीति। तो ये अभी जाएगा कम से कम आधे घंटा ये, तो अभी टाइम हो गया आपका, तो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। मुझे आप सबसे एक सजेशन देना है और एक सच्चाई भी बतानी है जो हमारे फील्ड की है। हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आएगा, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। तो इसलिए मेरा लेवल नहीं कम करना है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है। और मुखर्जी नगर में 12-15 साल तो हो ही गए मुझे, एज ए टीचर लगभग 10 साल हो गए। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ाया नहीं जाता है, वो टफ होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो हम आपको समझाएं समझें, और जहाँ दिक्कत हो पूछे, जो ज़रूरत होगा मैं आपको बताऊंगा। गाइडलाइंस क्वालिटेटिव में होगा। कह रहे हैं क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल बताओ, तब से निकम में एग्जाम्पल ही तो बता रहा था। तो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सर प्लीज़ सजेस्ट पेडागोगी फॉर केवीएस। बता देंगे, अभी केवीएस के एग्ज़ाम में टाइम है अभी, तब तक अरुण कुमार सिंह की बुक लेके पढ़ लो यदि पेडागोगी करना है। केवीएस में पेडागोगी आता भी नहीं, साइकोलॉजी आता है, पेडागोगी मेनली आता है आपके सीटेट वाले में। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये लगभग अभी आधा घंटा 45 मिनट का और है। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड।